नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। वो दिन आखिर वापस आ गया जब एक स्टेबल गवर्नमेंट फिर से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार को खड़ा कर रहा है। यानी आप फिर से मोदी 3.0 देखने वाले हैं। भारतवर्ष में ये दूसरी बार हो रहा है कि लगातार एक ही चेहरा 3 बार प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो मैं हर बार आपको वीडियो के अंदर कई सारी चीजें बताता रहता हूं ट्रेडिंग रिलेटेड, लेकिन आज हमारी वीडियो काफी स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पर, जिसका अवधि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक हो सकता है। अब देखो, इंडिया में अगर आप देखोगे और अगर आप बाहर ही किसी भी कंट्री से अगर कंपेयर करोगे तो इंडिया में अभी इतने सारे डेवलपमेंट बचे हैं कि आप अगर उन एरियाज के, उन पर्टिकुलर सेक्टर के किसी स्टॉक को पिक कर लेते हो तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमें इन्वेस्टिंग के बारे में बड़ा डर लगता है। हम सोचते हैं कि सौरभ भाई, हमारे पास तो मात्र 10,000 रुपए है, हमारे पास तो 5,000 रुपए है, हमारे पास तो सिर्फ 50,000 रुपए है, क्या हम इन्वेस्टिंग करने लायक हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट ना एक कंपाउंडिंग ग्रोथ देता है। जैसे सपोज करो कि आपने 1 लाख कैपिटल से शुरू किया। अब 1 लाख का कोई आप स्टॉक चूज करते हैं, लंबे समय तक आपने 3 महीने 4 महीने तक होल्ड किया। वो 1 लाख आपको 20,000, 25,000, 30,000 रिटर्न दे दिया। मान लो 30,000 पे आपने बुक कर लिया। नाउ योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विल बी 1.3 लाख रुपीज, उसके बाद 1.8 लाख रुपीज, उसके बाद 2 लाख रुपीज, उसके बाद 4 लाख रुपीज। इस तरीके से कंपाउंडिंग का यहां पर काम होता है। तो जो भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज एक बार कमेंट कर देना कि आप सब लोग इन्वेस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। तो हम इस पे पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 पर हम बहुत लिमिटेड स्टॉक को कवर कर रहे हैं। बेसिकली स्टॉक क्या कवर कर रहे हैं, हम उस सेक्टर के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपना पैसा डायरेक्टली कहीं पर भी लगाओ। बस मैं जो न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा हूं या जो मोदी जी का विजन है, उस पर जो काम हम लोग को करना है वो आपको समझना है। तो सबसे पहले आप सब लोग को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इस बार फिर से हमारी एक स्टेबल सरकार बन रही है, जिसको हम मोदी 3.0 का नाम या 3.0 का नाम या 3.0 का नाम दे सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक दोस्तों इसके अंदर है, उसके पहले हम लोग कुछ पॉलिसीज के बारे में समझ लेते हैं कि अभी तक आपको क्या लग रहा है और मोदी गवर्नमेंट किस पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने 10 साल के अंदर देखा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कहीं कहीं हाईवेज बन रहे हैं, कहीं कहीं रिंग रोड्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी भारत देश में गांव हो गया, इलाका हो गया, शहरी इलाका हो गया, ग्रामीण इलाका हो गया, अभी भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क बचे हुए हैं। और अगर हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम इंडिया को कहना चाहते हैं कि इंडिया टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 के अंदर आना चाह रहा है, तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हम 2 घंटे के सफर को 1 घंटे, 5 घंटे के सफर को 3 घंटे के अंदर तब्दील कर सके। और जब ये मुकाम पर हम पहुंच जाएंगे तो इससे क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग बढ़ेगी, लोग निर्यात आयात ज्यादा करेंगे और इससे इंडिया आगे बढ़ेगा। दूसरा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो तनाव बढ़ रहे हैं, लाइक डिफेंस सेक्टर, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा चाइना को लेकर, या जिस तरीके से पॉलिटिकल माहौल बदल रहा है, तो संभावना यह है कि आने वाला समय जो होगा वो न्यूक्लियर वार का समय होगा। तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर्स हो गया या इस तरीके के जितने भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स हो गए, आपको दिख रहा होगा कि लोगों की एज कम हो रही है, लोग इस समय सबसे ज्यादा अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं। तो ऐसे सेक्टर्स पर भी हमें ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, आंध्र प्रदेश और बिहार। अब आपको पता है कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो आंध्र प्रदेश और बिहार का एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है इस सरकार को बनाने में। तो आंध्र प्रदेश और बिहार के कुछ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो 40 से 45% मात्र 3 से 4 दिन में एक रैली कर चुके हैं, एक सुपर रैली कर चुके हैं। ये साफ साफ बताता है कि बिहार के अंदर जब डेवलपमेंट होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर जब डेवलपमेंट होगा, तो इनके जो खुद के जो लोकल स्टॉक्स है उनके अंदर भी बहुत पोटेंशियल बाइंग आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जब अयोध्या मंदिर बन रहा था, कप्पा करके एक शेयर था जो प्लास्टिक मुक्त खाने की ग्लासेस या एयरपोर्ट पर जो खाने वाला प्लेट होता है उसको बनाया, तो वो कितना हाइक हुआ था। इस तरीके के स्टॉक्स आपको ज्यादा दिखेंगे। उसके बाद मोदी सरकार ने एक बहुत सारी चीजें बार बार की है, वो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ईवी, हाइड्रोजन एनर्जी, इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये सेक्टर तो भैया आने वाले 5 साल में ब्लॉकबस्टर सेक्टर होने वाला है। ये सेक्टर अगर आपको मिले इस पे चूकना मत। अब जब ग्लोबलाइजेशन होगा, इंडिया आगे बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं
या जो बियरिंग्स बनाने वाली कंपनी है, या जो कंपनीज उस पर्टिकुलर सेक्टर पर काम कर रही हैं जिनके मशीनरी पार्ट किसी भी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट को बनाना चाह रहा है, वो चीजें बढ़ेंगी। रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो जमीनें कम हैं, लोग घर चाहते हैं, लोग फ्लैट चाहते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आप रडार पर रख सकते हो। हालांकि मैं कुछ थीम आज लेके आया हूं, अगर आप लोग की मनोकांक्षा होगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले समय भी हम लोग कुछ और थीम को यहां पर लेकर आएंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये नरेंद्र मोदी के वेबसाइट का एक आर्टिकल है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेट अ टारगेट टू इंस्टॉल 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030. Abundant solar energy and local technology are needed to achieve this target while reducing carbon emission. All this towards PM Modi mission of Atmanirbhar और self-reliant India that does not have to depend imports to meet its energy needs. तो ये क्लियर बताता है कि 2030 तक, यानी यार पास देखो 2029 तक तो सरकार रहने वाली है, और ऐसी सिचुएशन में मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो कई सारे एनर्जी सेक्टर्स पे है। तो सबसे पहला जो हमारा थीम होने वाला दोस्तों वो होना है एनर्जी सेक्टर। यहाँ पर कोई भी स्टॉक देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या पीएमएस नहीं चलाता हूं, सो माइट भी मैं आपको एक एजुकेशन देना चाहूं, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। सबसे पहले ग्रीन एनर्जी के अंदर हम लोग केपी एनर्जी, बीएफ यूटिलिटीज, केपीआई ग्रीन, एसजेवीएन, केकेवी एग्रो पावर, ओरिएंट ग्रीन, डब्ल्यूएए सोलर एनर्जी डेवलपमेंट, एनएचपीसी, अडानी ग्रीन, इसको हम रडार पर रख सकते हैं इन केस ऑफ ग्रीन एनर्जी। उसके बाद सोलर एनर्जी, भाई साहब अगर मैं बनारस की बात करता हूं जहां मैं रहता हूं, आप देखोगे आने वाले 10 सालों में आपको हर एक घर छोड़कर दिखेगा कि सब लोग अपने ऊपर ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड करके सोलर पैनल्स लगवा चुके हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में आपको दिखेगा। जिस तरीके से सोलर एनर्जी बढ़ रहा है, मुझे लगता है बैटरीज यहाँ पर अमराजा बैटरी हो गई, एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गई या एक्साइड बैटरीज हो गई, वारी हो गया, इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स है सोलर एनर्जी के अंदर जो मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी सोलर एनर्जी अगर आप यूज करते हो तो आपको बैटरी और इन्वर्टर का काम तो लगता है, खास करके बैटरी नहीं, खास करके इन्वर्टर का काम लगता है। तो वी गार्ड हो गया, ल्यूमिनस हो गया, वारी हो गया, ये सारे स्टॉक एकदम टिपिकल स्टॉक्स है जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में हो सकता है रखना चाहिए। जहां पर मैंने कुछ सोलर एनर्जी के लिए भी नाम लिखे हैं जो कि आपको ग्रीन एनर्जी के साथ साथ थोड़ा सा मिलते जुलते लगेंगे। इसमें कुछ नाम आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे एसडब्ल्यू सोलर आप ऐड कर सकते हैं, आप वारी रिन्यूएबल एनर्जी ऐड कर सकते हैं, वारी टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हो, ल्यूमिनस ऐड कर सकते हो, वी गार्ड ऐड कर सकते हो, अमराजा बैटरी के खास चीज ये है कि ये आंध्र प्रदेश का ही स्टॉक है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा चलने की पॉसिबिलिटीज रखता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर वायर के लिए आप मोटे मोटे जो तार बनाने वाली कंपनी जैसे पॉलीकैब को आप रख सकते हो। देखो कितना कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ में जब ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो हम वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टर्मिनल यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, तो ये भी स्टॉक आप समझ सकते हो, इसको भी आप रख सकते हो। ये सारे स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप चूक ना जाओ, बाकी स्क्रीन पर तो आपको सब दिख ही रहा होगा। हाइड्रोजन एनर्जी भाई फ्यूचर है, मतलब हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूचर है। हाइड्रोजन एनर्जी के पीछे बहुत सारी कंपनीज पड़ी हैं। कुछ कंपनीज हाइड्रोजन एनर्जी को स्टोर करने वाले इक्विपमेंट्स के बियरिंग्स, मटेरियल, डिजाइनिंग, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर वर्क कर रही है। कुछ कंपनीज डायरेक्ट इस पर काम कर रही हैं। तो हाइड्रोजन एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे होता था ना पहले कि टायर वायर 2, 10, 15 रुपए, 20 रुपए के स्टॉक प्राइसेस होता था, आने वाले समय में वही काम आपको यहाँ पर भी दिखेगा। सेम स्टॉक काम कर रहे हैं उस पर। हाइड्रोजन एनर्जी में मुझे लगता है कि आपको देखो, एक एनर्जी का सेक्टर है ना, एनर्जी के सेक्टर में मैक्सिमम चीजें आ जाती है। जैसे अडानी ग्रीन, ये भी उसी हाइड्रोजन एनर्जी के सेक्टर पर काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी के सेक्टर में आपको डिफरेंशिएट करके कुछ करना है। बाकी हाइड्रोजन एनर्जी के अंदर मैंने एक चीज अभी आपको नहीं बताई है, अगले वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अभी से कमेंट करें कि हाइड्रोजन एनर्जी के इक्विपमेंट्स बनाने वाली कौन कौन सी कंपनीज है। जिसका कमेंट ज्यादा लाइक रहेगा या ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं उसको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे दूंगा, सो दैट आपको अच्छा लगे कि हाँ कमेंट करके मेरा कुछ फायदा हुआ, और लोग देखेंगे उनका भी फायदा होगा। दूसरा यहाँ पर जो हमारा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, आपने देखा ही होगा नोएडा कैसे बदल गया। पहले जमीनें हुआ करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में जीएमआर, रिलायंस, बीएफ, जीआईटी, जीवीके, लिखिता, वार्ड विजार्ड, शोभा, साधभाव, बीसीपीएल, स्किल, मधुकॉन,
आर्टिफैक्ट, ये सारे के सारे शेयर हैं जिनको आप देख सकते हैं, एक बार अपने रडार पर रख सकते हैं। सोबा को मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनका प्रेजेंस दुबई में भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आईटी डिजिटल सेक्टर, अब भाई जब ग्लोबलाइजेशन होगा, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एआई में पीछे रह जाएंगे, हम आईटी में पीछे रह जाएंगे, हम डिजिटल सेक्टर में पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है, जैसे सोनाटा, सीएंट, परसिस्टेंट, कोफोर्स, इंटेलेक्ट, एलटीआई, माइंडट्री, केपीआई टेक, ओरेकल, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी तो भाई साहब इस समय आप देखोगे एआई सेक्टर में बूम पर है, क्योंकि चिप यही बना रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड, एल&टी टेक, एम्फेसिस, जेंसार टेक्नोलॉजी। जेंसार और टाटा एलेक्सी मेरा फेवरेट है। हाँ, थोड़ा करेक्शन फेज में है, बट मुझे लगता है आने वाले सही समय पे इनका भाव बढ़ने की चांसेस है। अगेन रिपीटिंग, नो एनी फाइनेंशियल एडवाइस, जस्ट फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज। मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, अब जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा ना, डेवलपमेंट होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, मेटल और माइनिंग सेक्टर टॉप पर रहेंगे। बिकॉज आप अगर देखो, बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें मेटल चाहिए, हमें माइनिंग चाहिए, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स मेटल और माइनिंग में हैं। 20 माइक्रॉन्स, कोल इंडिया, संदूर, KIOSL, लेक्सस, ओरियोसो, वेदांता हो गया, टाटा स्टील हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो एक बात बताओ, क्या उसमें सरिया नहीं लगेगा, क्या उसमें सीमेंट नहीं लगेगा? बस बात यह है कि आपको एक स्टॉक पकड़ना है जो आपको लगे कि हाँ यार आने वाले 1-2 साल में इसका फ्यूचर है, पकड़ कर बैठ जाओ, डीप आए ऐड करो, बस इससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना है। ठीक है, तो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर अभी पार्ट 1 में हम इतना ही रखते हैं। आने वाले समय में हम पार्ट 2 भी बनाएंगे आपके एनालिसिस के लिए। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 आपको सेक्टर बता रहा हूँ। डिफेंस हो गया, और क्या क्या सेक्टर है जिस पे वर्क हो रहा है, वो सारी चीजें भी धीरे जैसे जैसे मैं एनालिसिस करूंगा वैसे वैसे मैं आपको अपने एनालिसिस के दम पर बताता रहूंगा। बाकी आप लोग भी देख लो किस तरीके से अब अपना इंडिया ग्रोथ करने वाला है, और ये 5 आईज के इतने बड़े इन्फ्लोज आने वाले हैं। अब लोग पैसा झोंक कर लगाएंगे क्योंकि मोदी 3.1 वापस आ रहा है, कल इनका शपथ ग्रहण है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मिस करना चाहिए अपॉर्चुनिटी। बाकी ठीक है, आपकी जो राय होगी हम कमेंट सेक्शन में वो मानेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।